अभी मैं ये सोच ही रहा था कि टेकरी के नीचे कुछ दूर दरख्तों के झुंड में से फायर का धमाका हुआ। भगवा और विश्राम ने चौंक कर उधर देखा। अबे मेरे साले आ गए रे भगवा राम। विश्राम डाकू ने अपने साथियों के साथ पहले ही टेकरी पर मोर्चे संभाल लिए थे। उसने कमीगा की तरफ एक आदमी को यह कहकर दौड़ा रखा था कि पुलिस आए तो पीछे से उन पर फायरिंग खोल दी जाए। लेकिन यह हमें मालूम ही नहीं था कि पुलिस उन डाकुओं को पहले ही दबा चुकी थी। हम भी रेफरेंस संभाल कर मोर्चों में बैठ गए। इतने में लारियों की घरर घरर सुनाई देने लगी। ये लारियां टेकरी के नीचे चारों तरफ गुंजान दरख्तों में पुलिस के सिपाहियों को फैला रही थीं। पुलिस के साथ कोई रिटायर्ड फौजी अफसर था जो फौजी हिकमत अमली पर अमल करते हुए हमें चारों तरफ से घेरे में ले रहा था। अगरचे हमें बुलंदी पर होने की वजह से बर्तरी हासिल थी, मगर मैंने देख लिया था कि विश्राम के पास जो असलिया है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। ऊपर से विश्राम डाकू एक जज्बाती आदमी था। उसने बगैर सोचे समझे फायरिंग करके गोलियां ख़त्म करना शुरू कर दी थीं। पुलिस की तरफ से अब कोई फायर नहीं हो रहा था। भगवान डाकू ने विश्राम को फायरिंग से रोक दिया। विश्राम असला ज़ाय मत करो, विश्राम कह कहा लगा कर बोला। अबे मेरे साले आए हैं, इनका स्वागत न करो। विश्राम ने फायर बंद कर दिया। चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई। इस खामोशी में लाउड स्पीकर पर पुलिस इंस्पेक्टर की आवाज़ बुलंद हुई। विश्राम, तुम्हारे पास दो कातलों ने पनाह ले रखी है, उन्हें हमारे हवाले कर दो। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, हम तुम्हें 5 मिनट की मोहलत देते हैं। मैं पुलिस इंस्पेक्टर कांतीलाल बोल रहा हूँ, तुम मेरी बात पर भरोसा कर सकते हो। मैंने भगवा की तरफ और उसने मेरी तरफ देखा। पुलिस को उन मुखबरों ने बिल्कुल सही खबर दी थी। करीन क्या यही था कि यह मुखबर हमारी जीप के टायरों के खोज लगाते हुए विश्राम की टेकरी तक पहुंचे थे। विश्राम ने पुलिस इंस्पेक्टर के ऐलान को सुना तो एक तरफ थूक कर उसे बुलंद आवाज में गाली दिया और धई धई फायरिंग करने लगा। पुलिस ने भी फायर खोल दिया। जंगल गोलियों के धमाके से गूंजने लगा। मुसीबत यह थी कि टेकरी के नीचे चारों तरफ घनी झाड़ियों का सिलसिला था, जिसकी वजह से हम पुलिस के सिपाहियों की पेशकदमी देख नहीं सकते थे। टेकरी पर चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी और गोलियां हमारे सरों के ऊपर बबोल के दरख्तों की शाखों को तोड़ती हुए गुजर रही थीं। विश्राम ने गाली देकर कहा, मेरे आदमी किधर मर गए हैं, वो पीछे से कब फायर करेंगे। रखिया ने गोलियों से भरा हुआ बड़ा डब्बा हमारे पास लाकर रख दिया था। ये औरत भी मुझे किसी डाकू की लड़की लग रही थी। फायरिंग से जरा नहीं घबराई थी। पुलिस का फायर अब टेकरी के करीब से आ रहा था, जिसका मतलब यह था कि पुलिस आगे बढ़ी है। मैंने भगवा के कान के करीब मुँह ले जाकर कहा, भगवा, हम ज़्यादा देर मुकाबला नहीं कर सकेंगे। पुलिस की नफरी भी ज़्यादा है और उनके पास असला भी बहुत है। भगवा भी शायद यही सोच रहा था। आहिस्ता से बोला, फिर तुम्हारा क्या इरादा है ठाकुर। मेरा ख्याल है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। विश्राम धड़ाधड़ गोलियां जय कर रहा था और रखिया उसे एक बंदूक खाली होने पर दूसरी बंदूक लोड करके दे देती थी। उनके दूसरे साथी भी टेकरी के चारों जने मोर्चों में बैठे हुए झाड़ियों में से गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन अभी तक हम एक सिपाही को भी ढेर करने में कामयाब नहीं हुए थे। फिर अचानक पुलिस की तरफ से फायरिंग रुक गई। विश्राम ने भी फायरिंग बंद कर दिया। भगवा पत्थर की आड़ से निकलकर उसके करीब रेंग कर गया और बोला, विश्राम, हमारी वजह से तुम अपनी जान खतरे में क्यों डालते हो? बेहतर यही है कि हम यहाँ से फरार हो जाते हैं। विश्राम को गुस्सा आ गया। अरे भगवान, तू मुझे यार समझता है? जब तक मैं जिंदा हूँ तुझ पर आंच नहीं आने दूंगा। जब भगवान ने उसे सारी बात समझाई तो वह बंदूक को पीछे खींच कर बोला, पर भगवान, नागमाता क्या कहेगी कि मैं तुम्हारी हिफाजत भी न कर सका? भगवान डाकू ने कहा, यह बात नहीं है विश्राम, इस वक्त हमें अकल से काम लेना चाहिए और अकल यही कहती है कि मैं अपने आदमी लेकर यहाँ से किसी न किसी तरह निकल जाऊँ। तुम ये बताओ कि मैं किस तरफ से निकल सकता हूँ? फायरिंग बंद थी। साफ लग रहा था कि पुलिस इस दौरान में टेकरी के मजीद करीब बढ़ रही होगी। विश्राम को सोचकर बोला, मेरा अभी तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाएगा, मगर भगवान, बाद में तुम मुझे ताना तो नहीं दोगे? भगवान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर दबाया और बोला, तुम एक बहादुर दोस्त हो विश्राम, मुझे तुम पर हमेशा फख्र रहेगा। पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी थी और धई धई की आवाज़ से जंगल की फिजा एक बार फिर गूंज उठी। अब गोलियां हमारे मोर्चों के पत्थरों से टकराकर चिंगारियां उड़ा रही थीं। कुछ गोलियां पीछे से भी आने लगी थीं। विश्राम ने चिल्लाकर पुलिस को गाली दिया, मेरे साले पीछे से भी आ रहे हैं। विश्राम ने आवाज़ दी, माचरिया,
मेरे जान को यहाँ से निकाल कर ले जाओ। एक डाकू अपने मोर्चे से रेंगता हुआ हमारी तरफ आया। विश्राम ने लेटे लेटे भगवा को गले लगाया, मेरा हाथ चूमा और कहने लगा, ठाकुर मुझे क्षमा कर देना। वो रेंगता हुआ विश्राम की कोठड़ी की तरफ बढ़ा। हम भी उसके पीछे रेंगने लगे। दिन ढल चुका था और मशरक की तरफ से शाम के साथ जंगलों और पहाड़ियों के दामन में फैलना शुरू हो गए थे। कोठड़ी के अकब में एक जगह गड्ढा बना हुआ था। यह बिल्कुल एक तनूर की मानद था। विश्राम ने उस तनूर में टेकरी को खोद कर एक सुरंग बना रखी थी। यह टेकरी के दामन में आगे जाकर गुंजान दरख्तों में निकल गई थी। खतरा यह था कि कहीं यहाँ पुलिस से मुठभेड़ न हो जाए। हमारे पास बंदूकें मौजूद थीं, ताहम पुलिस के घेरे में होने की वजह से नुकसान पहुँचने या गिरफ्तार हो जाने का एहतमाल था। यह सुरंग किसी गटर की तरह थी जिसमें से हम रेंग कर गुजर रहे थे। मांचरिया पहले बाहर निकल गया। उसने हमें सुरंग में ही छुपे रहने का इशारा किया। वो झाड़ियों में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद झुका हुआ आया और हाथ से बाहर आने को कहा। हम रेंगते हुए सुरंग से बाहर निकले। यहाँ दरख्तों की शाखें नीचे तक लटक रही थीं और शाम का हल्का हल्का अंधेरा वक्त से पहले छा रहा था। हम बड़ी एहतियात से झुककर चल रहे थे कि शाखों के टूटने की आवाज़ पैदा न हो। कोई 100 कदम चलने के बाद ढलान आ गया। यहाँ दरख्त नहीं थे। मांचरिया लेट गया। नीचे इशारा करके आहिस्ता से बोला, दादा वो नीम के पेड़ हैं और हमारी घोड़ियाँ वहाँ बंधी हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँ। भगवान डाकू ने उसके कंधे पर हाथ रखकर सरगोशी में कहा, मांचरिया तुम जाओ, हम निकल जाएंगे। मांचरिया वहीं से वापस पलट गया। भगवान डाकू ने मुझे लेटकर नीम के दरख्तों की तरफ चलने का इशारा किया। यह निस्बतन खुली जगह थी, मगर नशेबी मैदान में सूखी घास इतनी ऊंची जरूर थी कि हम उसमें छुप जाते। 60-70 कदम का यह फासला हमने रेंग कर करीबन आधे घंटे में तय किया। जब नीम के दरख्तों के पास पहुंचे तो वहां कुछ घोड़े बंधे हुए थे। हैरानी की बात यह थी कि पुलिस ने इन घोड़ों या घोड़ियों पर कब्जा नहीं किया था। हालांकि विश्राम के वो आदमी जो यहाँ पर तैनात थे पकड़े जा चुके थे। हमारे 4 डाकू साथी भी हमारे पीछे पीछे रेंगते चले आ रहे थे। जो ही हम घोड़ों के पास पहुंचे एक तरफ तड़ातड़ गोलियां चलने लगी। भगवान ने चिल्लाकर कहा, घोड़ों पर सवार होकर अमरेली की तरफ निकल चलो, अपनी अपनी जान बचाओ। हमारे चारों साथी उछलकर घोड़ों पर बैठे और एक तरफ को भागे। 2 डाकुओं को गोलियां लगी और वो चीख मारकर गिर पड़े। भगवान डाकू गजबनाक होकर खड़ा हो गया और धड़ाधड़ दाएं बाएं फायर करने लगा। ठाकुर घोड़े पर बैठ जाओ। फायरिंग करते हुए मैंने एक सिपाही को देखा जो दरख्तों की आड़ लेता हुआ भगवान डाकू के पीछे निकलने की कोशिश कर रहा था। वो मेरी जद में था। मैंने उसका निशाना लेकर फायर किया तो वो उछल कर गिरा और फिर ना उठ सका। एक सिपाही भगवान डाकू के सामने आ गया। उसे भगवान ने ढेर कर दिया। फिर हम घोड़ों पर सवार हो गए। घोड़े फायरिंग की आवाज़ से परेशान हो रहे थे। एड़ लग गई तो घोड़े दरख्तों के नीचे एक तरफ को दौड़ पड़े। भगवान और मैं घोड़ों से चिमटे हुए थे। हमारे पीछे अब भी फायरिंग हो रही थी, मगर घोड़े बेतहाशा दौड़ रहे थे और वो बहुत जल्द हमें नशेबी मैदान से निकाल कर मशरक़ की जानब टेकरियों के कम में ले गया। अब हम फायरिंग की जद में तो नहीं थे, मगर पुलिस हमारा ताक़ुब कर सकती थी। भगवान डाकू बुलंद आवाज़ में बोला, ठाकुर मेरे साथ साथ घोड़ा दौड़ाते चलो। घोड़े डाकुओं के थे और शायद इन्हें सिखाया गया था। अपने आप झाड़ियों और दरख्तों से बचकर हवा से बातें करते उड़े चले जा रहे थे। बहुत जल्द विश्राम का डेरा बहुत पीछे रह गया। अब रात की तारीकी ने पहाड़ियों और मैदानों को अपनी अंधेरी चादर में लिपेट लिया था। हमारे 2 साथी पुलिस मुकाबले में मारे गए थे। सिर्फ 2 डाकू जान बचा सके थे। एक जगह हमने घोड़ों से उतरकर थोड़ा आराम किया और फिर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। रात के पिछले पैर दूर पहाड़ियों के दरमियान बिजली की रोशनियां झलमिलाती नजर आई। तो भगवान ने उधर इशारा करके कहा, यह बुराना का कस्बा है ठाकुर। आगे घरंग का दरिया आ गया। यहाँ एक घाट पर काफ़ी बड़ी कश्ती मौजूद थी। शायद यह माल बरदार कश्ती थी। कश्ती में एक आदमी खेस ओढ़े सो रहा था। भगवान डाकू ने उसके पांव पर ठोकर मारकर कहा, अबे उठ। चौकीदार हड़बड़ाकर उठ बैठा और बोला, कौन है तू? भगवान डाकू ने बंदूक की नाली उसके सर के साथ लगाकर कहा, तुम्हारा बाप हूँ बच्चू दास। अबे पुलिस को हमारे बारे में बताया तो याद रख, वापस आकर तुझे इस कश्ती में ठंडा करूंगा। चौकीदार हाथ बांधे खड़ा था। कहने लगा, राणा जी जबान नहीं खोलूंगा, भगवान आपका भला करे। दरिया पार पहुंचकर हमने एक जगह फूंक फड़ने तक आराम किया। मुंह अंधेरे एक बार फिर घोड़ों पर सवार होकर आगे चल पड़े।
यहाँ से 7 कोस के फासले पर चौका ढाबा का जंगल शुरू हो गया। इस जंगल से निकलकर नरोला की चट्टानी वादी में आगे अब धूप निकल आई थी। भगवान डाकू बोला, यह जहरीले सांपों की वादी है, मगर सांप हमें कुछ नहीं कहेंगे। नाग माता के बेटे सांप साहू ने हमें एक बार सूंघ रखा है और हमारे जिस्मों से निकलने वाली खास बू इन सांपों को हमसे दूर रखेगी। संगलाख चट्टानों में इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ता होने के वजह से हमारे घोड़े कदम कदम चल रहे थे। चट्टानों से निकलते ही दूर पीछम की तरफ धारीदार चट्टानी पहाड़ियों का सिलसिला नजर आया, जो नरोला की पहाड़ियां थीं, और इन्हीं पहाड़ियों के दामन में सीधा रंगनी डाकू की खुफिया कमीनगाह थी, और ये कमीनगाह एक पहाड़ी गार में बनी हुई थी। इस वादी में दाखिल होते ही 2 डाकू पोशीदा मोर्चों से निकलकर हमारे साथ हो लिए। सीधा रंगनी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उसकी कलाई में उसका बेटा सांप भी मेरी तरफ मुंह उठाए तक रहा था। मैं सीधा के करीब होने की जुर्रत न कर सका। रघु, तुमने बाल क्यों मुंडवा लिए? तुम्हारे बाल तो मुझे बहुत पसंद थे। जब मैंने उसे अपनी सारी विपता सुनाई तो वह गुस्से में खोल उठी, जैसे जिसने तुझ पर जुल्म किया है मैं उनसे तेरा इंतकाम लूंगी। उसकी शरबती आंखें गुस्से में सुर्ख हो रही थीं। उसने भगवान डाकू से खुश होकर कहा, तुमसे बहुत खुश हूँ भगवान। भगवान हाथ जोड़कर बोला, नागमाता, ये तो मेरा कर्तव्य था जिसका पालन किया। नौरीन भी वहां आ गई। वो पहले से कुछ दुबली हो गई थी और जंगली जिंदगी की खटाइयों ने उसका रंग सांवला कर दिया था। अब हमारे सामने सबसे बड़ा मसला नौरीन को अहमदाबाद ले जाकर अपने खुफिया एजेंट के हवाले करना था, और यह बड़ा कठिन काम था। अगर मैं साथ जाता हूं तो मेरे पकड़े जाने का खतरा था। साथ नहीं जाता तो नौरीन अपने एजेंट के पास नहीं पहुंच सकती थी। रात सीधा रंगने डाकू मेरे साथ बैठी देर तक इस मौजू पर गुफ्तगू करती रही। आखिर यह तय पाया कि वो हमारे साथ जाएगी। मैं सोच में पड़ गया। सीधा रंगनी मेरा बाजू पकड़कर बोली, तू क्या सोचता है रघु? क्या मैं तेरी पत्नी नहीं हूँ? फिर मैं तुझे मौत के मुंह में अकेला नहीं जाने दूंगी। मैं तेरे साथ जाऊंगी और तुझे हर आफत से बचाऊंगी। 3 दिन तक मैंने वहां आराम किया। इस दौरान मैंने शेव नहीं बनाई थी, जिसके नतीजे में मेरी कुछ कुछ मूछें दाढ़ी बढ़ी थी और सर पर भी छोटे छोटे बाल निकल आए थे, लेकिन मैं पहचाना जा सकता था। सीधा रंगनी ने कहा, हम भेष बदल कर जाएंगे। सौराष्ट्र में राजस्थान का एक कबीला आबाद है जिसका नाम मांड है। उस कबीले के लोग खाना बदोशों जैसी जिंदगी बसर करते हैं, और सांप पकड़ने में उस कबीले के लोग अपना सानी नहीं रखते। यह भी कहा जाता है कि सांप उस कबीले वालों का मन भाता खा जाता है। उस कबीले की औरतें गांव कस्बों में जाकर सांप का तमाशा दिखाती हैं और लोगों से पैसे वसूल करके अपनी रोजी कमाती हैं। किसी घर से अगर उन्हें खैरात ना मिले तो वो धमकी देती हैं कि मेरे सांप ने तेरे घर का रास्ता देख लिया है, अब यह रात को तेरे घर आकर तुझे डस लेगा। और लोग डर कर जो वो मांगती हैं उन्हें पेश कर देते हैं। उस कबीले की औरतों और मर्दों को मंदरी भी कहा जाता है, जो मांडरई का बिगड़ा हुआ नाम है। सीधा रंगनी ने फैसला किया कि हम मंत्री बनकर अहमदाबाद में दाखिल होंगे। इस भेष में हमें पुलिस नहीं पहचान सकेगी। नौरीन को भी इस फैसले से आगाह कर दिया गया। पहले तो वो झिझक गया, मगर फिर राजी हो गया, क्योंकि उसके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अलबत्ता वो अपने बाप के बारे में अभी तक परेशान थी, क्योंकि हम में से कोई भी अभी तक उसका खोज नहीं लगा सका था। बहरहाल नौरीन को अपने खुफिया एजेंट के पास बाहिफाजत पहुंचाने के बाद मेरा अगला मिशन उसके बाप का सुराग लगाना ही था। मैंने उसे बहुत तसल्ली दिया, मगर अपने बाप को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। भगवान डाकू भी हमारे साथ जाने पर बजी था, लेकिन सीधा ने उसे डांट कर कहा, भगवान मुझे क्या नाजुक हर नहीं समझता है रे? मैं शेरनी हूँ, आदमखोर शेरनी। जिसने हाथ लगाया उसे वहीं चीर फाड़ कर रख दूंगे। और फिर मेरा बेटा साहू मेरे साथ है। उसने अपने जहरीले सांप का मुंह चूम कर कहा। वहीं नरोला की पहाड़ी कमीन गांव में बैठकर हमने अपना भेष बदला। सीधा रंगनी पहले ही सपैरन लगती थी। उसने मांड औरतों की तरह गिरवे रंग की साड़ी बांधी। इस तरह की एक साड़ी नौरीन को भी पहना दी गई। बालों को खींचकर सर के ऊपर जोड़ा बनाकर बांधा। गले में रंग बिरंगे मनकों के हाथ डाले। एक पटारी में कुछ सांप रख लिए गए। उनमें 2-4 बेहद मोहलक किस्म के जहरीले सांप भी थे। सीधा रंगनी ने अपना बेटा सांप अपने कमर के गिर्द लपेट लिया। अपनी साड़ी में ही उसने एक छोटा पिस्तौल भी छुपा कर रख लिया। मुझे भी गिरवे रंग की धोती और लंबा कुर्ता पहना दिया गया। सर पर मैंने राजस्थानी मांड लोगों की तरह की चौकट्टेदार पगड़ी बांध लिया। नौरीन के चेहरे पर रोटियां पकाने वाले तवे की काली स्याही जरा हल्की करके मल दी गया, जिससे वो बिल्कुल नहीं पहचानी जाती थी।
हमने अपने कांधों पर झूले डाल लिया। एक बेन सिद्धारंगनी ने और एक मैंने थाम लिया। यूं एक रोज हम तीनों घोड़ों पर सवार हुए और खुदा का नाम लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। भगवान डाकू पीछे रहा। हमारे साथ दो डाकू आया जिनका काम हमें दरियाई घरों तक पहुंचाकर वापस नरोला की कमीनगाह में भगवान डाकू के पास चले जाना था। एक दिन पूरा हमने सफर में गुजारा। शाम को हम चौका ढाबा का जंगल अबूर करके दरियाई घरों के किनारे जा पहुंचे। यहाँ से हमारे मुहाफिज डाकू वापस चले गया। रात हमने दरिया के किनारे वीरान घाट पर बसर किया। इस वक्त कोई कश्ती दरिया पर नहीं जा रही थी। दिन निकला तो दरिया के दूसरे किनारे से एक कश्ती आती दिखाई दिया। हमने कुछ रुपए अपने पास रख लिए थे। कश्ती में कुछ किसान और मछेरे सवार थे। घाट पर आकर कश्ती खाली हो गया। लोग हमें दिलचस्पी से देख रहे थे। यहाँ से हमें अमरेली के कस्बे तक जाना था, जो पैदल 4 घंटे का रास्ता था। लेकिन हमें यहाँ एक बैलगाड़ी वाला मिल गया जो अमरेली जा रहा था। पहले तो वो हमें बिठाने पर तैयार न हुआ। जब सीधा ने उसे अपने लाल लाल आंखें दिखाकर कहा, मेरे सांपों ने तेरे जिस्म की बू पाली है। अगर तूने हमें गाड़ी पर ना बिठाया तो याद रख, तू जहाँ भी होगा मेरे सांप वहाँ पहुँच जाएंगे। गाड़ी बांध डर गया। उसने हमें गाड़ी में बिठा लिया। नौरीन गुजराती जबान नहीं जानती थी, इसलिए हमने उसे हिदायत कर दी कि वो खुद को गूंगी जाहिर करे। सपैर के करीब हम अमरेली के बड़े कस्बे में पहुंच गया, लेकिन हम कस्बे में जाने की बजाय बाहर ही रहकर कस्बे से बोराला की तरफ पैदल रवाना हो पड़े। गाड़ी बान ने हमें बैलगाड़ी में ही अचार के साथ रोटियां खिला दी थीं। शाम को हम कस्बा बोराला में दाखिल हो गया। यह वही कस्बा था जिसकी रोशनियां रात को भगवान डाकू के साथ घोड़े दौड़ाते हुए मुझे दूर से दिखाई दी थीं। बोराला से ढांड तक हमें लारी में सफ़र करना था। फिर ढांड से ट्रेन पकड़कर हम अहमदाबाद पहुंच सकते थे, लेकिन हमने फैसला किया कि हम ढांड से एक स्टेशन पहले उतर जाएंगे और वहां से पैदल अहमदाबाद की तरफ चलेंगे। बोराला कस्बे के बाहर हम एक छोटी सी नदी के किनारे बैठ गया। सिद्धारंगनी बोली, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं कस्बे में जाकर कुछ खाने को लाती हूँ। इसके बाद देखेंगे कि ढांड के लिए लारी कहाँ से मिलेगी। सीधा चली गई तो नौरीन ने गर्दन उठाकर कहा, भाई क्या मैं कभी अपने डैडी के पास पहुँच सकूँगी? मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, नौरीन बहन, तुम इस वक्त नॉर्मल हालात में नहीं हो। हम एक खतरनाक मिशन पर चले जा रहे हैं और मकसद तुम्हें पाकिस्तान हिफाजत से पहुंचाना है। इसके बाद तुम्हारे डैडी को यहाँ से निकाल कर तुम्हारे पास पहुंचाना है। खुदा ने चाहा तो तुम बहुत जल्द अपने डैडी से मिल लोगे। नौरीन का चेहरा शाम के अंधेरे में बेहद थका थका और उदास लग रहा था। उसका चेहरा, गर्दन, बाजू और हाथ कलाई तक हल्के हल्के सियाह थे। वो मुझे कोई खाना बदोश दोशीज़ा लग रही थी। बेचारी ने कॉलेज के ज़माने में कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन उसे इस आलम में सौराष्ट्र के जंगलों में सफ़र करना पड़ेगा, कि सपेरन का हुलिया बना होगा और झूला बगल में होगा। सीधा रंगनी आ गया। उसने कागज़ में 6-7 रोटियां लपेट रखी थीं। उनमें गरम गरम आलू की भजिया भी थी। हमें देते हुए गुर्रा कर बोली, ढाबे वाला मुझसे पैसे मांग रहा था। मैंने पटारी में से सांप निकाला तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और वो कह लगा कर हंस दिया। हमने वहीं बैठे बैठे रोटी खाई, नदी का पानी पिया और कस्बे में लारियों के अड्डे पर आ गया। यहाँ एक छोटा सा देहाती अड्डा था। ढांड जाने वाले कुछ मुसाफिर पहले से बैठे थे। हम भी एक साहबान के नीचे बैठ गया। मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि रात के 9 बजे आखिरी लारी ढांड के लिए रवाना हो गया। हमें मांदरी सपेरे समझकर कोई हमारे पास न आया। लोग मांदरियों से दूर रहना पसंद करते थे और ये बात हमारे लिए बड़ी अच्छी थी। यहाँ पहली बार मैंने एक सिपाही को देखा जो छड़ी बगल में लिए चाय की दुकान के बाहर खड़ा चाय पी रहा था। मैं कुदरती तौर पर सिमट कर सीधा के पीछे हो गया। सीधा रंगनी ने मर्दाना अंदाज में कहा, रघु, उससे क्यों डरता है रे? मैं तेरे साथ नहीं हूँ क्या? मैंने उसका बाजू खींचकर आहिस्ता से कहा, सीधा भगवान के लिए आहिस्ता बोलो, अब हमें बेहद एहतियात की ज़रूरत है। हमारी ज़रा सी भूल चूक सारा खेल खराब कर सकती है। सीधा रंगनी मुस्कुरा दिया, अच्छा रे, कुछ नहीं बोलती। 9 बजे वाली लारी रात 10 बजे जाकर कहीं ढांड की तरफ रवाना हुई। कोई 2 बजे रात उसने हमें ढांड पहुंचा दिया। यहाँ से रेलगाड़ी अहमदाबाद को जाती थी। हम लारियों के अड्डे में ही बैठे रहे। बाकी रात हमने वहीं गुजार दिया। सुबह हुई तो हमने सरकारी नलके पर जाकर मुंह हाथ धोया। वहीं एक दुकान से मिट्टी के अबखोरे में चाय और बंद लेकर नाश्ता किया। हमें पैसेंजर ट्रेन पर सफ़र करना था ताकि अहमदाबाद से दूर एक स्टेशन पहले ही उतर जाएं। पैसेंजर ट्रेन के बारे में मालूम हुआ कि वो 11:15 बजे आएगी। वहीं लारियों के अड्डे पर ही दिन के 11 बजे
फिर खाना बदोश सपेरों के हुलिये में रेलवे स्टेशन पर आ गया। सिद्धारंगनी खुद जाकर टिकट बाबू से अहमदाबाद के 3 टिकट ले आए, क्योंकि हमें उस स्टेशन का नाम मालूम नहीं था जहां हमें उतरना था। हम खाली प्लेटफार्म पर आकर बैठ गए। मेरी चुस्त और बेदार आंखें चारों तरफ का बाकायदा जायजा ले रही थीं। यहाँ कोई सिपाही नजर नहीं आ रहा था। कम वक्त गाड़ी लेट थी। तकरीबन 12:30 बजे मुसाफिरों से लदी फदी हुई। हम भी थर्ड क्लास के एक डब्बे में घुसकर फर्श पर बैठ गए। पहले तो हमें वहां जगह न मिली। कोई भी परे नहीं खिसक रहा था। सिद्धारंगनी ने पटारी से पुकारता हुआ एक सांप निकाला तो एकदम से लोग परे परे हट गए और हमें बैठने को जगह मिल गई। ट्रेन हर स्टेशन पर रुक रही थी। दिन ढल रहा था कि दूर से कारखानों की बड़ी बड़ी चिमनियां नजर आने लगी। मैंने सिद्धा को इशारा किया कि हमें अगले स्टेशन पर उतरना होगा। उसने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। गाड़ी जिस अगले स्टेशन पर जाकर ठहरी उसका नाम भरवाना रोड था। ये अहमदाबाद से अमरावती की तरफ जाते हुए दूसरा स्टेशन था। गोया हम इस वक्त अहमदाबाद शहर से कोई 10-15 मील के फासले पर थे। हम भरवाना रोड स्टेशन पर रेलगाड़ी से उतर पड़े। यहाँ एक करीबी बड़े शहर के असरात वाज़े तौर पर देखे जा सकते थे। 2-4 सीधे सीधे तांगे खड़े थे। एक तरफ कुछ रिक्शे भी मौजूद थे। दूर बस स्टॉप पर एक ओमनी किस्म की बस मुसाफिर उठा रही थी। चाय सिगरेट की दुकानों की जानब 2 सिपाही भी नजर आए। मैं सिद्धारंगनी और नौरीन को लेकर पीपल के एक दरख्त के नीचे आ गया। यहाँ मट्टी का एक शिकस्ता चबूतरा था जिसके पास पानी का 10 पंप लगा था। हम यहाँ बैठ गए। सिद्धारंगनी कहने लगी, रघु अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा वो आदमी किस तरफ रहता है जिसके पास यह अमानत पहुँचानी है। मैंने इर्द गिर्द एक निगाह डाली और कहा कि यहाँ से मैं कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ज़रा सा अंधेरा आ जाए तो हम यहाँ से शहर के जनूबी हिस्से की तरफ चलेंगे। वहाँ पहुँचकर मैं रास्ता पहचान लूँगा। फिर तुम्हें पहले जाकर मेरे खास आदमी का पता करना होगा, क्योंकि उसके क्वार्टर में मैं नहीं जा सकता। नौरीन ने गहरा सांस भरा और हमें उदास नज़रों से तकने लगी। वो शुरू ही से खामोश थी। सिद्धारंगनी बोली, तुमको मैं जाने भी नहीं दूंगी मेरे बहादुर सुरमापति। तुम 4 फौजियों को खून करके आए। पुलिस तो तुम्हारी तलाश में होगी। वैसे रघु, तुमने 4 आदमियों को खून करके मेरा दिल जीत लिया है। मैंने एक बार फिर सिद्धारंगनी को हिदायत की कि वो ऐसी बातें ज़बान से ना निकाले। तुम क्यों नहीं समझती कि हम खतरनाक इलाके में दाखिल हो चुके हैं। सिद्धारंगनी हंसने लगी। उसने अपनी कमर के गिर्द लिपटा अपना सांप बेटा निकाल लिया और नूरीन ने एक झुरझुरी से लेकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मैंने उसे आहिस्ता से अंग्रेजी में कहा, हमारा एजेंट अपना आदमी है, उसके पास तुम बिल्कुल महफूज हो गया। घबराना बिल्कुल नहीं। वो तुम्हें इंतहाई हिफाजत से बॉर्डर क्रॉस करा देगा। नूरीन ने भी अंग्रेजी में कहा, मेरे डैडी का क्या होगा। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, डैडी की तुम फिक्र मत करो नूरीन, हम इंशाअल्लाह उन्हें भी बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुंचा देंगे। जब सूरज शहर की तरफ नीचे चला गया तो मैंने सिद्धारंगनी और नूरीन को साथ लिया और शहर की तरफ चल पड़ा। मैंने अपनी भारी भरकम पगड़ी बन के पकड़ को अपने माथे पर काफ़ी नीचे कर रखा था ताकि आसानी से पहचाना न जा सकूं। मैं सिद्धा और नूरीन के पीछे पीछे था और उन्हें अंदाजे से गाइड कर रहा था। हम सड़क छोड़कर चल रहे थे। एक जगह से मैंने रेलवे लाइन पार किया और लोहे के स्क्रैप से भरे हुए मैदान में से गुजरकर शहर के मुज़ाफ़ात के जुनूब की तरफ रुख कर लिया। मैं ठीक रास्ते पर जा रहा था क्योंकि मुझे दूर से उस कारखाने की चिमनी दिखाई देने लगी थी जो हमारे एजेंट के क्वार्टर से ज़्यादा दूर नहीं थी। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते शाम का अंधेरा चारों तरफ फैल गया। आसपास कारखानों के क्वार्टरों, दूर शहर की ऊंची इमारतों और सड़क पर बिजलियाँ रोशन हो गईं। हम चिमनी वाले कारखाने से हटकर गुजरते हुए पुराने तालाब के घाट पर पहुँच गया। यहाँ मैं रुक गया। सिद्धा और नौरीन भी रुक गए। अब मैंने सिद्धा को दूर से अपने एजेंट का क्वार्टर दिखाया जिसके सामने कोई 20 गज के फासले पर खंबे पर एक बल्ब रोशन था। सीधा उस खंबे के पास जो कोने वाला अकेला क्वार्टर तुम्हें नजर आ रहा है, वहाँ हमारा एजेंट दादा भाई रहता है। नौरीन को मेरे पास ही रहने दो। पहले तुम जाकर मालूम करो कि वहाँ कौन कौन है, इसके बाद मैं खुद वहाँ नौरीन को लेकर जाऊँगा। मैंने सिद्धारंगनी को अपने एजेंट का पूरा हुलिया बता दिया। वो क्वार्टर की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आई और बताया कि जिस आदमी का हुलिया मैंने उसे बताया था वो क्वार्टर के गैराज में अकेला ही बैठा मोटर की मरम्मत कर रहा है।